जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, और इस पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, ये सेशन इसलिए है ताकि हम आपका तारुफ ऐसे लोगों से करवा सकें जिनको जानना सुनना आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, उनका नाम है वर्षा श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका इस पॉडकास्ट में। और सबसे बड़ी बात कि इनके आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी की वैलिडेशन को लेकर हम बात नहीं करेंगे। वर्षा जी खुद बताएंगे कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। वर्षा जी। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारत मित्र चैनल का, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल जो है आगे जाकर बहुत अच्छा ग्रोथ करे और लोगों तक एक सही मैसेज और सही न्यूज जो आज समाज के पास नहीं पहुँच पा रहा है वो पहुँचे, ताकि लोग भ्रम में न जिएं। जिस तरीके से भ्रम पूर्वक एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है और पब्लिक भी इस भ्रम में रहती है कि क्या कुछ चल रहा है और सत्यता नहीं सामने आ पाती है। तो ये मैं बहुत आप लोगों को शुभकामना दे रही हूँ कि आप लोग इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं और इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। बता दें आपको कि वर्षा जी पेशे से वकील हैं, वकालत कर रही हैं, और इसके अलावा पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं के हक की आवाज़ भी बुलंद कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो वर्षा जी यही रहेगा कि पर्सनल लेवल पर जाकर किसी भी महिला की मदद करना, आप सोचती हैं कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे मदद करनी चाहिए, ये कैसे, कब, क्यों ऐसा ख्याल आया? देखिए, कहा जाता है कि जब तक खुद को दर्द नहीं होता है तब तक दर्द का एहसास नहीं होता है कि दर्द क्या है। तो हम किसी की पीड़ा तभी समझ सकते हैं जब उस पीड़ा से हम स्वयं गुजरे होते हैं। तो जब मैं उस पीड़ा से गुजरी तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, जो दूसरी अन्य महिलाएं जो मेरे से संपर्क की, मेरे पास आई, मुझसे अपना दुख बताई, तो मुझे उनके दुख देख करके मुझे महसूस हुआ कि मैं भी तो इसी दुख से गुजरी हूँ और कितना कुछ मैंने सहा होगा। तब मुझे लगा कि नहीं, जो मैं जानती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, उतना मुझे जरूर एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो मुझे लोगों के लिए करना चाहिए। इसलिए मैंने ये अच्छा, देखिए, ये सवाल मैंने इसलिए सबसे पहले किया क्योंकि ये खुद बता रही हैं कि जब तक आप दर्द से नहीं गुजरेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा होगा। वैसे भी कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बीवाई, सो क्या जाने पीठ पर आई। तो उनसे पहले जानते हैं, शायद मैं नाम ना लूँ लेकिन नाम लेंगी वर्षा जी। आप बहुत बड़े कहें तो जिस माहौल से होकर गुजरी हैं, उस माहौल को देखना, समझना, उसमें जीना, और उसके बाद ये समझना कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम महिलाओं के साथ क्या होगा, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएंगी तो शायद ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। वर्षा। देखिए, मैं एक एडवोकेट तो हूँ ही, एक माँ भी हूँ, और साथ ही साथ एक पुलिस पदाधिकारी की पत्नी हूँ। तो एक पुलिस पदाधिकारी की पत्नी होने के नाते जिस तरीके से मैं आई और मैंने एक घरेलू माहौल देखा कि, और जितना प्रताड़ना मैंने सहा, मार पीट, गाली गलौज, बच्चे के साथ अभद्रता, मेरे साथ जो शोषण किया गया, चूँकि एक बच्चा हमारे पास हो गया था तो हमने सोचा कि एक हमारा बच्चा है और हमें, एक माँ को एक बच्चे के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो सैक्रिफाइस मैं करते हुए अभी भी अपना जो गृहस्थ जीवन है वो चला रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य जो है किसी तरह से अंधकार में ना हो। लेकिन जो जिस तरह का माहौल मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक डिपार्टमेंट के लोग, एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी जो कि स्वयं पुलिस पदाधिकारी है, जो स्वयं लोगों की, पब्लिक की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा, पब्लिक की रक्षा करूंगा। तो जब एक रक्षक स्वयं अपने घर का, एक परिवार का, अपने बच्चे का और अपनी पत्नी की ही रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उससे मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। एक अपनी औलाद जिसे लोग बहुत मन्नतों के बाद पाते हैं, उस बच्चे की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं मुझसे ऐसी संपर्क की जो पुलिस पदाधिकारी की पत्नी है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो झारखंड में पुलिस पदाधिकारी, SI इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की बीवी, कांस्टेबल की पत्नियां, यूपी से फोन आया, यहाँ तक कि मेरे पास मणिपुर तक से कॉल आई। लोगों ने कहा कि आप कैसे अपने आप को जिंदा रखती हैं। देखिए,
मैं एक चीज़ जानती हूँ, आप में आत्मविश्वास तब आएगा जब आप जीवन में रिस्क लेना सीखेंगे। जब तक आप जीवन में रिस्क नहीं लेंगे, आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो आपको अपना आत्मविश्वास पाने के लिए दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आज आपको आपके पति ने हरास कर दिया या समाज के लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, तो ये नहीं है कि हम उनकी बातें सुन करके हमको अपने आप को डिमोटिवेट कर लेना है। हमें अपना आत्मविश्वास, अगर हम सही हैं और सही रास्ते पर हैं तो जीवन में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम उस पुलिस पदाधिकारी का नाम जान सकते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड का नाम किशोर कुमार रजक जी है। डीएसपी किशोर कुमार रजक जी हैं। और आपको अगर याद होगा, अगर आप भूले नहीं होंगे, तो 2-3 साल पहले बहुत सुर्खियों में भी रहे थे वो। हालांकि अभी तो मैम खुद से अपना देखिए जिस दौर से वो गुजरी, उसके बाद उन्होंने दूसरों की मदद करनी भी शुरू कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अब निकल गई हैं, आप उस दौर से भी निकल गई हैं वर्षा जी। लेकिन नहीं, दौर से अभी नहीं निकली हूँ। देखिए, इस सिस्टम का मैं एक हिस्सा हूँ और इस सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि सिस्टम में कितनी गड़बड़ियाँ हैं, कितने लोगों में, मतलब एक पढ़ी लिखी, एक एडवोकेट, एक पुलिस पदाधिकारी की पत्नी जब न्याय पाने के लिए जाती है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो एक आम लड़की अगर न्याय पाने के लिए थाने या कोर्ट में जाएगी तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जिसको कुछ नहीं पता है, उसको हर पग पर ठगने वाला व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो वकीलों के रूप में हो, कहीं ना कहीं वो ठगी जा रही है। लेकिन आरोप तो दोनों तरफ से थे ना। आप जैसे आरोप, आप जैसा कह रही हैं कि उधर से बहुत सारा हैरेस किया गया मुझे, हाँ, तो मुझे मतलब जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। उधर से भी तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपने जबरन शादी कर ली उनसे, किसी तरह गलतफहमी में रखा उन्हें। उसके बाद घर में भी आपने जो बच्चों को लेकर, उन्होंने जो बच्चे को लेकर बयान दिया, वो सब भी तो आपके अगेंस्ट भी तो हैं वर्षा जी। देखिए, मेरे अगेंस्ट में जो बात कह रहे हैं कि हम उनको फंसा करके शादी कर लिए हैं, ये देखिए एकदम कॉमन सेंस की बात है। कोई भी महिला एक पुलिस अधिकारी को कैसे फंसा लेगी? और हमारे शादी से पूर्व जो है लाखों रुपए के अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो शादी से पूर्व हमने उनको दिया है, ना कि उन्होंने हमको दिया है। और अगर मुझे फंसा के ही शादी करना था तो भाई बच्चा पैदा करके मैं तो लेकर के बच्चा घूम रही हूँ। आज के समय में बच्चा तो मेरी जिम्मेदारी है। अब उन्होंने आपने सही कहा कि उन्होंने एक वीडियो बना करके लॉन्च किया था कि बच्चा जो है माँ से नफरत करता है और बच्चा मजबूरी में अपनी माँ के साथ रहता है। तो आप बताइए कि दुनिया में 2 साल का बच्चा, जिस समय उन्होंने वीडियो लॉन्च किया था, 2-2.5 साल का बच्चा क्या नफरत और प्यार को समझ पाएगा? और अभी ये 5 साल के हैं, कितना नफरत कर रहे हैं आप देख ही रही हैं। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये एक तरह से मुझे मेंटल हरास तो किया ही गया है, साथ में मुझे ट्रैप करने का षड्यंत्र, मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। षड्यंत्र इस प्रकार से कि एक तरफ बच्चे के साथ फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया साइट पे डालना कि मैं बच्चे से बहुत प्रेम करता हूँ, बच्चा जो है माँ से नफरत करता है। दूसरी तरफ बच्चे के खाने तक का खर्च ना देना, मुझे और बच्चे को दोनों को घर से निकाल दिया गया। और वात्सल्य धाम नामक एक रामगढ़ में कोर्ट के आगे कोठार पर एक अनाथालय है, वहाँ मैं 10 दिन अपने बच्चे के साथ 10-12 दिन रही हूँ उस अनाथालय में। उसके बाद मैंने एसपी महोदय, उस समय तत्कालीन एसपी जो थे प्रभात सर थे, प्रभात सर को मैंने एक एप्लीकेशन लिख करके दिया कि सर हमें और बच्चे को रहने के लिए ये कराया जाए। फिर मैंने कोर्ट से आदेश लिया, कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है मुझे रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर दिया। रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर कोर्ट के मिलने के बाद भी मुझे अभी पिछले साल ही मुझे छोड़ करके मेरे हस्बैंड अपना सारा सामान और मेरा भी सारा सामान लेकर के अपने घर चले गए। हमको बोले कि तुम लोग को शाम को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। वो 2 महीना बाद शाम आई, तब मैंने तुरंत डीजी को कंप्लेन किया, डीजी को लेटर लिखा, व्हाट्सअप किया कि ये तो मुझे छोड़ करके चले गए हैं और ये इनकी शाम तो अभी तक आई नहीं है, मुझे ले नहीं जा रहे, जब तक ये मुझे ले ना जाए, जहाँ छोड़ कर गए मुझे वहीं रहने दिया जाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी आवास खाली करवाने के लिए मुझ पर बहुत दबाव बनाया। तो मैंने कहा भी कि चूंकि मेरे पास सीजीएम कोर्ट रामगढ़ का ऑर्डर है, आप वहाँ से जा करके सीजीएम कोर्ट से आप रेजिडेंस वैकेट करवाने के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर दीजिए, आपका रेजिडेंस वैकेट हो जाएगा, करवा लीजिए। मेरे पास तो रेजिडेंस ऑर्डर है, हम तो जहाँ मेरे हस्बैंड के नाम पर है मैं तो वहीं रहूँगी अभी। तो बाद में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके वो मुझे वापस लेकर के दुमका शिफ्ट कराए सरकारी आवास में। फिर अभी दुमका में भी 2 महीना वहीं छोड़ करके रख दिए थे
फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप, फिर हमने कंप्लेन किया SDGM कोर्ट में, तब फिर लेकर के आए। तो ये आप समझिए कि एक तरह से ये सब कितने दिनों से, मतलब वो वाकया, उस वाकया के होने के बाद कितने दिनों से आप बच्चे को लेकर अलग अलग जगह पे मूव कर रही हैं? कितने साल हो गए हैं? अलग अलग जगह पे, वही जब से ये मेरे साथ घटना घटित हुई है तब से ये सब मतलब 2-2.5 साल 3 साल के जैसा हो गया। हाँ, 2022 से अब तक। तो अभी अगर वो कह रहे हैं कि बच्चा नफरत करता है अपनी माँ से, तो क्या बच्चे के पापा को कभी प्यार आया बच्चे पे कि वो अपने पास रख लें 1-2 साल के लिए, या 6 महीने के लिए भी, 1 महीने के लिए भी? बच्चा भी तो पिता के पास रहेगा तब ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कैसे रहे, 2 साल तो छोड़ दीजिए, 2 घंटे की बात करिए कि वो संभाल दें, तो मैं तो आज तक नहीं देखी ना। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उल्टा इन्होंने CWC रामगढ़ में एक आवेदन दिया था। इन्हीं के कोई एक परिचित थे, आकाश शर्मा, उसी के सिखाने और कहने पर इन्होंने CWC में एक आवेदन दिया। और वो बोले कि बच्चे की माँ जो है वो पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और बच्चे को ये आग से जला देती है, बच्चे के जान को खतरा है, बच्चे की कस्टडी जो है CWC जो चाइल्ड लाइन है वो ले ले। चाइल्ड लाइन में एक कोई थी, कोई दत्ता है, मल्लिका दत्ता नाम की एक महिला आई थी बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए। तो हमने कहा कि आप बच्चे को क्यों ले जाएंगे, CWC को क्या पावर है बच्चा को ले जाने का? तो बोले कि मैडम आपके पति ने कंप्लेन किया है CWC में कि बच्चे को चाइल्ड लाइन में दिया जाए, क्योंकि बच्चा जो है माँ के पास सुरक्षित नहीं है, माँ पागल है और बच्चे को जलाती है और मारती है। तो भाई माँ पागल है तो पिता तो पागल नहीं है ना। रखना चाहिए। हाँ, और एक मैं सोचिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल का मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई की हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, पूरे देश भर से लगभग 450 प्लस महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं और अब तक लाभान्वित हो चुकी हैं। अच्छा, देखिए आप बता रही हैं कि बहुत महिलाएं आपसे जुड़ी, बहुत महिलाओं के लिए आपने आगे कदम भी बढ़ाया, हालांकि अब तक आपको न्याय नहीं मिल पाया है। आप अभी भी सोच रही हैं कि कब वो दिन आएगा जब आपको न्याय मिलेगा। ये बड़ी बात है। देखिए, एक पुलिस पदाधिकारी की पत्नी है, लेकिन अभी तक वो भी न्याय के लिए भटक रही हैं। लेकिन इन सब के में वर्षा जी, एक चीज़ है, जब इतने लोग आ रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि अगर नई सरकार अब बनी है तो नई सरकार आई है तो कुछ नया भी हो पाएगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाएं जो ऐसे न्याय के लिए भटक रही हैं उनको लेकर कुछ हो पाएगा? देखिए, सरकार तो देखिए बदलती रहती है, आती जाती रहती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, 10 साल में बदलती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आम आदमी का भविष्य नहीं बदलता है, वो उसी परेशानियों से जूझता रहता है। जो अब तक मैंने रियलाइज़ किया और देखा, मेरे साथ ही मैंने बहुत मुश्किल से, अब जो मेरे साथ बोकारो में घटना घटित हुई, सारे लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा, मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझे घसीट करके मारा गया। वो ड्राइवर जो मेरे साथ गया था वो भी एकदम भयाकांत स्थिति में हो गया था। बच्चे को भी अपहरण करने का प्रयास किया गया, बहुत कुछ घटित हुआ। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये सब कुछ होने के बाद भी, केस होने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला, मुझे लगा कि क्या कानून व्यवस्था यहाँ पर है भी झारखंड में? महिला का हाथ पकड़ लेने पर 354 का केस हो जाता है और उसमें भी 4 साल की सजा का प्रोविजन है। तो यहाँ तो कपड़े फाड़े जा रहे हैं और बेइज्जत किया जा रहा है और बच्चे के अपहरण तक का प्रयास किया जा रहा है। चश्मदीद गवाह ड्राइवर बयान भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई ये नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी नया एक नाम आप जान रही हैं, मुख्यमंत्री सर की जो वाइफ हैं कल्पना सोरेन मैडम, कल्पना सोरेन मैडम जो अभी आकर के महिलाओं के लिए इतना बोल रही हैं, हमने सुना उनको बहुत कुछ, और बहुत अच्छा बोलती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अच्छा बोलता है उसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। वो वाकई अब तक का जितना JMM का लीडर लोग है, जिसका मैंने सुना है, जितने लोगों का, सबका तो नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन जिनका मैं सुनी हूँ उसमें सब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बोलती हैं कल्पना जी। हाँ, कल्पना मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, जितना अच्छा बोलती है उतना अच्छा कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। अभी देखिए, यहाँ पर महिला आयोग नहीं है, महिला पीड़ित महिला कहाँ जाएगी भाई न्याय लेने? बताइए ना। कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है तो महिला आयोग तुरंत वहां पहुंच जाती है। हर राज्य में देखिए महिला आयोग पहुंचती है, संज्ञान लेती है, लेकिन यहाँ तो महिला आयोग नहीं है, तो हम कहाँ संज्ञान, किसको जाएंगे बोलने कि भाई हमारा सुनो तुम? या महिला आयोग स्वतः संज्ञान ले किसी महिला का? तो मैं तो कल्पना मैडम से यही कहूंगी कि आप सर से बोलिए, क्योंकि वो आप मुख्यमंत्री भी हैं और आपके हस्बैंड भी हैं, तो सबसे पहले महिला आयोग का कुछ निपटारा कर दिया जाए कि एक महिला आयोग खोला जाए जहां महिलाएं अपनी बात रख सके। दूसरा, आप देखे होंगे कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा क्रॉस है। मैं तो देख रही हूँ, मैं आपको खुलेआम बोल रही हूँ
कि मैं ऐसा भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखी। करोड़ों करोड़ों के नोट दिख रहे हैं, तो भैया जहाँ पे पैसा चलेगा वहाँ किसको न्याय मिलेगा, जरा आप हमको बताइए। तो कहाँ, मैं तो हर जगह भ्रष्टाचार से परेशान हुई। सीआईडी में मैंने हाई कोर्ट से अपना केस ट्रांसफर करवाया। सीआईडी में मेरे हस्बैंड की तरफ से 307 का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि मैं अकेले जो है इनके घर में 4-5 लोगों को मारी हूँ और वो सब मरणासन हो गए थे, जबकि कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था। एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। तो दर्ज किया गया तो हमने कहा कि भाई सारे मुकदमे का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हमने सीआईडी को लिख दिया, हमने हाई कोर्ट में रिट कर दिए और हमने कहा कि भाई सारा केस जो है निष्पक्ष जांच के लिए किसी दूसरी जांच एजेंसी को दिया जाए, क्योंकि जहां कोई पोस्टेड होगा वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं। मान लीजिए मैं पुलिस अधिकारी हूं, आप भी पुलिस अधिकारी हैं, आप मेरे नीचे अंडर में है, थाना प्रभारी हैं, आप मेरे केस की जांच कैसे फेयर कर पाएंगी, न्याय दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी, मुश्किल है, क्योंकि अब तो मेरे अंडर में है, अब तो मेरा बात सुनेगी। फिर उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर करवाया। केस ट्रांसफर करवाने के बाद क्या हुआ, सीआईडी ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। कैसे शुरू किया? सीआईडी मुझे बुला के बोल रही है वो लोग तो बहुत भोले भाले हैं, आप ही बदमाश हैं। हमने कहा कि ये क्लियरली हमको बोला है, हाँ क्लियरली। तो मैंने कहा कि मैडम कैसे? पहले तो ये बोली कि आपका नाम वर्षा श्रीवास्तव नहीं है। तो हमने कहा पूछा कि तुम तो फिर ये जो 41A का नोटिस दे करके आपने मुझे बुलाया है, ये तो वर्षा श्रीवास्तव के नाम पे आया है, तो मेरे एड्रेस पर मुझे ही बुलाई होंगी आप। तो बोलती हैं वो सीआईडी की वो थे डीआईजी हैं, पहले एसपी थी, उन्होंने बोला हमको, वही जांच कर रही थी। और संध्या जी के बारे में कह रही हैं? संध्या मैडम, हाँ। और फिर उसके बाद एक हमारे ही बैचमेट, हमारे हस्बैंड की बैचमेट है सरिता मुर्मू जी, वो मेरे केस की आयु हैं, तो कैसे जांच करेंगी आप बताइए? तो हमसे पूछे कि आपका नाम वर्षा श्रीवास्तव है? तो हमने कहा कि हाँ मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है। तो कह रही नहीं आपका नाम वर्षा नहीं है। हमने कहा तो फिर क्या है? आप 41A का नोटिस दिए। तो कहती है कि आप अपने आप को साबित करिए कि आप वर्षा श्रीवास्तव है। तो हमने अपना आधार कार्ड दिखाया, तो कहती हैं कि ये आधार से हम कैसे मान ले कि आप वर्षा श्रीवास्तव हैं? तो फिर हमने कहा कि ठीक है, तो हम अपना एडवोकेट आईडी हाई कोर्ट वाला वो दिखाए। तो कहते इससे भी साबित नहीं होगा कि आप वर्षा श्रीवास्तव हैं। हमने कहा फिर हम क्या प्रमाण पत्र दे कि हम वर्षा श्रीवास्तव हैं? तो बोली कि आपके गांव घर का एड्रेस दीजिए, वहां पर हमारे घर का कोई, हमारे डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति जाएगा, वहां जांच करके आएगा कि आप ही का नाम वर्षा श्रीवास्तव है कि नहीं। मतलब मेरी पूरी जिंदगी वर्षा श्रीवास्तव में चली गई। मतलब आपके अस्तित्व पर ये सवाल उठा दिया गया कि आप वहां गई हूँ अपने केस की जांच करवाने, वो हमारे ही आइडेंटिफिकेशन की जांच कर रही कि मैं वर्षा श्रीवास्तव हूँ कि नहीं। तो ये जो इतना बड़ा तमाशा चल रहा है, जो हमारे साथ इतना अत्याचार हो गया है, हाँ तो मैं कहाँ हूँ? हाँ तो मैं कहाँ हूँ भाई? तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ, कोई और है, कोई और जो कोर्ट में केस चल रहा है वो भी किसी और के नाम पे चल रहा है। मतलब अस्तित्व को लेके ही सवाल खड़ा कर दिया कि ये वर्षा है या नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात है। ये सब प्रोपगंडा होता है महिला को टॉर्चर करने का। थाना जाती है महिला, कितना परेशान होती है, किस किस तरह का, बहुत सब थाना प्रभारी को मैं नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोग ऐसा, कुछ लोग करते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसा टॉर्चर करने का ये तरीका होता है। महिला को इतना टॉर्चर कर दो कि खुद ही परेशान हो जाएगी, तलाक दे देगी, डाइवोर्स ले ले, कहेगी कहाँ फंस गए बताओ। मतलब इतना उलझाओ उसे कि वो उलझन से निकलने में व्यस्त हो जाए और जो मुख्य मुद्दा है उसे भूल जाए। हाँ, मुख्य मुद्दा हमसे आप पूछ नहीं रही हैं और आप हमसे पूछ रही हैं कि ये क्या हुआ। अच्छा, मेरे कुछ गवाह गए हुए थे, जिसमें एक सुधांशु कुमार नाम का यूट्यूबर है, वो भी गवाही देने गया। तो वो हमसे शिकायत करने लगा कि मैडम जो ये क्या सरिता मुर्मू जो आईओ जो है, वो हमसे प्रश्न कर रही थी कि ये क्या कहते हैं, हमसे कहने लगी तुमको पता है ना कि तुम एक डीएसपी के खिलाफ में गवाही दे रहे हो। तो बोले आप मेरा गवाही लीजिए, वो एसपी है, डीएसपी, उससे क्या मुझे क्या मतलब है? जो मैं देखा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। फिर एक और आसू नाम की लारी की है, एक पंचायत की सदस्य है, उसको भी ऐसे ही हड़काई। तो फिर वो आके हमको शिकायत की। अब अच्छा, मैंने ये भी लिख करके दिया साल भर पहले ही कि मेरा आयु बदल दिया जाए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की बैचमेट है। तो हमको न्याय कैसे मिलेगा? तो बदला क्या? वो नहीं बदला, आपके एप्लीकेशन नहीं बदला। बोले हम जा करके मिले तो हमको बोलते हैं वो लोग कि आपके कह देने से हम आयु बदल देंगे। तो भैया पीड़ित के कहने पे नहीं बदलेंगे तो किसके कहने पे बदलेंगे? पूरा प्रोविजन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी उठा करके देख लीजिए कि पीड़िता के कहने पर चेंज होता है, या पीड़ित मेरे कहने पर हाईकोर्ट ने आपको केस ट्रांसफर कर दिया और आप आयु नहीं चेंज करेंगे।
मतलब ये पूरा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, मतलब आप कुछ भी करिएगा, उधर से जो किया तय किया गया है बस वही वो होता रहेगा। पूरा लीपापोती कर दिया है केस का। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं इतना आवेदन दी, मुझे मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। आप बताइए, मैं ऐसा पहले, मैं आपको सच बता रही हूँ, सत्य बता रही हूँ, पहले तो मैं बहुत, जब मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे टॉर्चर किया था तो मैं किसी लायक नहीं थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं बच्चे का भरण पोषण कैसे करूं। जब मैंने देखा कि ये तो पूरा सिस्टम ही उसी में लिप्त है, तो क्या खाक न्याय मिलेगा मुझे? आप बताइए, किसी को न्याय मिलेगा क्या? नहीं, कैसे? जब तो एक डीएसपी की वाइफ अगर इस तरह से आप सोचिए न्याय के लिए भटक रही है कि उसे न्याय कब मिलेगा, तो एक आम महिला है, उसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा ताकि उसे न्याय मिल सके? ये बिल्कुल, ये तो बहुत आप 498A और आप ये जो हरासमेंट का जो मैंने केस किया है, आप उसकी जांच करने में 1.5 साल लगा दिए। सोचिए, 1.5 साल प्लस हो रहा है, अभी चल रहा है। 1 जुलाई 2023 को केस मैंने हाई कोर्ट से ट्रांसफर करवाया। 1 जुलाई 2023 1 साल, और प्लस अब जोड़ लीजिए कितना साल 24 अभी चल रहा है। तो फिर भी उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे सीआईडी ट्रांसफर कराने से क्या होगा, वो तो स्टेट पुलिस के अंदर है। तो बात तो सही बोले, वो बोले वहाँ पे मेरा भी तो बैचमेट लोग है, क्या वो मेरा मदद नहीं करेगा? तो है, सही बात है। और एक फ़ोन मेरा छीन लिया गया था, सैमसंग का S22 अल्ट्रा, उस फोन का डिटेल, IMI नंबर, EMI नंबर सब दिया हमने, कुछ जांच नहीं हुआ, उल्टा मेरा ही नंबर सर्विलांस पे डाल दिए ये लोग। बाद में हमको पता चला कि मेरा नंबर सर्विलांस पर है। आपको पता है, मेरा नंबर जो है वो सर्विलांस पर डाल दिया गया, मेरे कॉल की डिटेल्स निकाल के रखी गई। तब मैंने कोर्ट में मूव किया है और कोर्ट में जाकर के मैंने कंप्लेन दर्ज किया, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से न्याय की उम्मीद नहीं है, एकदम नहीं है किसी की, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला। और तब मैंने देखा कि भैया मरने से अच्छा है कि मरे हुए तो हैं ही, सांसें चल रही हैं, बच्चे के लिए जी रहे हैं, आत्मा तो कब की ये लोगों ने मार दी। क्या बचा? बताइए, एक महिला के लिए उसकी इज्जत कितनी प्यारी होती है। एक महिला अपने एक आदमी से शादी करती है, प्रेम विवाह है हमारा, लव मैरिज हमने, उस समय आपको मेरे से बहुत प्यार था, आज आपको मेरे से प्रेम नहीं है। इनके माँ ने पिताजी ने कोर्ट में दिया है, मैं एविडेंस प्रूव कर सकती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम जो है अपनी जाति में अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते हैं, तो आप, इसलिए हम लोगों को तलाक चाहिए क्योंकि हमको अपनी जाति में शादी कराना है। क्या आपको पहले नहीं पता था कि मैं जनरल हूँ? आप एक पदाधिकारी होकर के आप लोग जनरल और ST SC का खेल खेलते हैं। संवैधानिक पद पर होकर के, संवैधानिक पद पर होने वाले व्यक्ति का कोई जाति नहीं होता, पता है ना आपको? हाँ। वो कोई जाति धर्म से नहीं होता। बैठ के आप जाति और एक महिला जो, आप समझिए कि हम तो खैर दूसरे राज्य से आए, लेकिन अब तो यहाँ की बहू है, हम झारखंडी ही हो गए, लेकिन एक महिला यूपी से आकर के, जिसके माता पिता भी नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि वो जो है आपको प्रताड़ित कर रही है, आपकी पूरी फैमिली को। चार बॉडीगार्ड लेकर आप चलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं आप, डिपार्टमेंट में हर एक जगह तो आपका बैचमेट बैठा हुआ है, थाना प्रभारी आपके नीचे, आपसे निचले स्तर पर आता है, वो क्या जांच करेगा? बिल्कुल, कहाँ से न्याय मिलेगा? आपने ST SC का केस मेरे ऊपर कर दिया, फिर अपने ही SP पर कर दिया, तो आप ये क्या चाहते हैं? मतलब आप क्यों ST SC को एक हथियार बना लिया है आपने कहा मैं मनी एक्सटॉर्शन करती हूँ, तो भैया शादी से पहले आपने मनी एक्सटॉर्शन किया है कि हमने किया है? आप बताइए, बता दीजिए, आप बताइए। पैसा, हम तो पैसा दिए, हमारे पास प्रूफ है। आपने क्या दिया? वो खुद भी कोर्ट में इस बात को कबूले है कि वर्षा श्रीवास्तव ने मुझे पैसा दिया है शादी से पूर्व। आपकी माँ ने भी कबूला है कि मेरे हाथ का ऑपरेशन, चूंकि उनकी माँ हमको बोलती थी आप ही मेरी बेटी हो बेटा, शादी से पहले मैं उनके घर भी आती जाती थी, उनके घर वालों ने मुझे बुलाया था, और मैंने हाथ का ऑपरेशन यही हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में मैंने शादी से पूर्व 2016 में करवाया है। अब बताइए, इसको कैसे आप कहेंगे कि ये एक ट्रैप्ड, दिस इज द एक्सीडेंटल एंड ट्रैप्ड मैरिज? अब किसी को जबरदस्ती फंसा के शादी कर लो, वो जो पकड़वा विवाह होता है, उसको एक्सीडेंटल एंड ट्रैप्ड कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ मनी ट्रांजैक्शन है, घर, लव मैरिज को आप कैसे ट्रैप्ड कह सकते हैं, एक्सीडेंटल कह सकते हैं? और बहुत सारी चीज़ें देखिए डॉक्यूमेंटेड भी हैं, दस्तावेजी भी बहुत प्रमाण है जिससे ये अब तक जो ये साबित करती आ रही है। हालांकि अभी भी कुछ साबित इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जांच पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी उम्मीद है न्याय की, देखिए, और इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जांच पूरी होगी। वर्षा जी, आखिर में मैं बस 3-4 ऐसे कुछ सवाल हैं जो बिल्कुल रैपिड फायर जैसे होंगे, एक शब्द में बस आपका जवाब चाहिए, ठीक है? वर्षा श्रीवास्तव को वैलिडेशन की जरूरत है? नहीं, मुझे कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। अगर चीजें सब कुछ सही हो जाती हैं, अगर मान लीजिए
कोई नहीं जानता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं कहते हैं। अगर सब कुछ सही हो गया, डीएसपी श्याम रजक किशोर का मन बदल गया समझ लीजिए, वापस ये फैमिली रीयूनाइट होगी या नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए, एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत जब माँ बनती है तो माँ बनने के बाद उसको दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता सिवाय अपने बच्चे के, वो अपना बच्चा देखती है। इससे पहले भी जब मैंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था तो इन्होंने क्या किया था कि हमसे माफ़ी मांगे, तो हमने कहा तुमको ठीक लगेगा कि तुम हमको जेल भेज रही हो? ये बहुत टॉर्चर ये लोग करते थे, पूरा फैमिली में 5 साल बर्दाश्त की। और पूरा ये कहा जाता है ना कि जाति प्रताड़ना, लोग कहते हैं ना कि ST/SC, हम तो कहते हैं कि एक सवर्ण एक्ट बनाइए, क्योंकि वाकई सवर्ण के साथ मैं सवर्ण हूँ, मेरे साथ ST/SC वाला एक्ट जैसा व्यवहार हुआ है, तो ST/SC एक्ट के साथ एक ये वाला एक्ट भी होना चाहिए, एक सवर्ण आयोग भी होना चाहिए। सवर्ण जाति के हैं जब वो प्रताड़ित होते हैं तो उनके लिए क्यों कोई कानून नहीं है? बिल्कुल उनके लिए भी कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सवर्ण आयोग एकदम होना चाहिए, ST/SC आयोग भी सही है, सवर्ण आयोग भी होना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट में था आपके लिए। एक और सवाल है आपका कि महिलाएं अगर इस तरह से घर में प्रताड़ित होती हैं तो क्या सही है? देखिए, अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उसको पता है कि उसके साथ लगातार हो रहा है, तो सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखे, किसी भी बहकावे में ना आए। पहले वो रिकंसिलेशन करने की कोशिश करे, हस्बैंड को बैठा के बात करे, बड़े मेंबर्स को बैठा के बात करें, जैसा हमने भी किया, लेकिन फिर बाद में हम इग्नोर करते गए। इग्नोर कभी नहीं करें। और दूसरा चीज़, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत उसको रेजिडेंस ऑर्डर मिलने का हक है, तो वो कोर्ट में जाए, किसी वकील से मिल करके 1000 रुपये के करीब खर्च होगा, वो रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए अप्लाई कर दे। ये 3 ऑर्डर जब उसके फेवर में आ जाएंगे तो उसको उसका जो घर है, साझा घर, उससे नहीं निकाला जाएगा। ये जरूर करें, चाहे वो कुछ करे या ना करे, ताकि वो और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। और कोई भी औरत देखिए जो घर बसाने वाली होती है ना, वो मार खा के 5 साल 6 साल अब इंतजार कर रही थी ना, हाँ, नहीं रहती है, बच्चा जन्म नहीं देती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस, अभी भी हमारी सोसाइटी भले ही बहुत इम्प्रूव कर गई हो, 2024 में हम जी रहे हैं, मंगल पर जीवन तलाश रहे हैं हम कि हम शायद वहाँ भी सरवाइव करें। सिंगल पेरेंट होना खासकर महिलाओं के लिए आसान है? देखिए, अगर बता तो रही हूँ कि देखिए, सब व्यक्ति जीवन में अकेला ही आया है, हर व्यक्ति अकेला आया है। नहीं, बच्चे के पर्सपेक्ट से आप बताइएगा। हाँ, बच्चे के पास प्रोस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ, सब व्यक्ति अकेला आया। तो अकेले जब हम 9 महीना गर्भ में रख सकते हैं, कोई दूसरा तो रखता नहीं, पति तो नहीं रखते, तो नेचुरल बात है। तो जब 9 महीना और फिर बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको पालना, उसको दूध पिलाना, उसकी परवरिश करना जब हम अकेले कर सकते हैं, तो सिंगल पेरेंट होने में क्या दिक्कत है? तो हमें लगता है कि एक माँ जब मर जाती है तो एक पिता भी बनने लायक नहीं होता है, वो पिता भी नहीं बन पाता है। लेकिन एक पिता जब मर जाता है, नहीं रहता है, तो एक माँ, पिता और माँ दोनों बन जाती है, दोनों बनती है। दोनों बन जाती है। और सब महिला के लिए तो मैं यही कहूँगी, आप लोग वो लेडी डायना हेडन का सुनी होंगी, जब उनको पता चला कि उनके पति उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को लगा कि अरे डायना हेडन के पति चीटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगी, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगी और रोएंगी। उन्होंने अपने डिजाइनर से, जो उनका कपड़ा डिजाइन करता था, ब्लैक कलर का सुंदर सा एक आउटफिट बनवाया, पहनी, सज धज के एक पार्टी में निकल गई। तो आप लोग को यही करना है, मतलब बजाय गम मनाने के, अफसोस करने के, चेरिश योरसेल्फ। अपने आप को जितना स्टेबल करेंगे, अपने आप को अंदर से जितना मजबूत करेंगे। देखिए, जब हम समझ जाते हैं ना कि आने वाले समय में हमारे साथ इससे बुरा क्या हो सकता है, तो जब वो बुरा घटता भी है ना, तो जो दिमाग रहता है वो पहले से प्रिपेयर रहता है कि ये हमारे साथ होना ही था, तो इसका गम क्यों करें। तो जो चीज़ होना है वो तो हो तय है, वो तो होके रहेगा। लेकिन आपको देखना है कि अगर आप माँ हैं तो आप जब खुद ही रोती धोती रहेंगी, डिप्रेशन में रहेंगी, तो बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। बच्चे पर ध्यान दीजिए, आप स्वयं माँ नहीं हैं, आप स्वयं लेडी नहीं है, आप एक बच्चे की माँ हैं, और ईश्वर ने आपको माँ इसलिए बनाया ताकि आप उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप रो सकती हैं, आप मना सकती हैं गम किसी चीज़ का, लेकिन तब तक जब तक आप अकेले हैं। जब आप एक माँ होती हैं तो आपको अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए सोचना होता है। और वर्षा जी, ये सच में बहुत मतलब
ये कहना कि कोई महिला अगर जब माँ होती है तो उसके लिए सोसाइटी में खुद को इस्टेब्लिश करना सिंगल पेरेंट होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं और समाज को ये बता सकते हैं कि ठीक है, न्याय में देर तो है लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। न्याय देखिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, कर्मा है ना, लौट कर वापस जरूर आता है। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपको न्याय मिले, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको वर्षा जी। और ऐसे ही आप बाकी महिलाओं के लिए उदाहरण पेश करिए, उनकी मदद करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो वर्षा श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो अब तक आप जान गए होंगे कि पुलिस पदाधिकारी की पत्नी है, लेकिन उनको अपने इस आइडेंटिफिकेशन के लिए वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं कि वो किनकी पत्नी है। वो एक माँ है, एक महिला जो समाज में सशक्त स्वरूप भी हैं और अपने बच्चे को एक उस मुकाम पर पहुंचाना चाहती हैं, अगर वो सिंगल पेरेंट रहकर भी उसका पालन पोषण करे तो। और ये सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण भी हैं। इस पॉडकास्ट सेशन में आरती सिंह के साथ इतना ही। जोहार, नमस्कार।